नमस्कार। दिल्ली के चुनाव में अब महज हम ये कहें तो 6 दिन रह गए हैं, छठे दिन तो वोट करना ही है, तो प्रचार में तो अब सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं। तो आज 30 तारीख हो गया, 1 तारीख को बजट आ जाएगा, बजट से भी कुछ संदेश जो मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने की कोशिश करेगी और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के पास घर पर जाकर के कूड़ा फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज काफी तामझाम कमर कस करके हुए अपने आप को दिखाया, स्वाति मालीवाल को आगे कर करके राज्यसभा की सांसद। लेकिन हमारा विषय आज कुछ और है। हमारा विषय यह है कि अब ये बात करते हैं कि किसे कितनी सीटें मिल रही हैं। आज के तारीख में अगर आज चुनाव हो गया होता तो किसको कितनी सीटें मिलती, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। और इसका परिप्रेक्ष्य में हम बता दें कि जो सबसे पुराना सट्टा बाजार है राजस्थान का फलौदी बाजार, वो बराबर आंकड़ा दे रहा है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ बता रहा है। कांग्रेस की कोई गुंजाइश नहीं है ऐसा कह रहा है, लेकिन नतीजे जो बता रहे हैं, जो इशारा कर रहा है वो सट्टा बाजार, वैसे हमें उन पर यकीन नहीं है और ना ही हम सट्टा खेलने के लिए किसी को प्रेरित करते हैं, ये हम पहले ही कह देते हैं। लेकिन उनका दावा ऐसा है कि आम आदमी पार्टी अपने आसमान से कहीं नीचे उतरते हुए दिखाई पड़ रही है और पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे गहराई से। हमारे दिल्ली के विशेषज्ञ, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार जुड़ रहे हैं। अमित जी नमस्कार। नमस्कार मनीष जी। तो अमित जी, क्या आकलन है, कितनी सीटें आप दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को आज? नहीं मनीष जी, मैं तो अभी सीट नहीं दूंगा। अभी तो आपने बताया कि 5 दिन तो लगातार अभी चुनाव प्रचार चल रहा है और अभी जोरों पे है। उसका पीक अभी भी मैं मानता हूं कि 1-2 दिन में और आ जाएगा और 1 तारीख को जब बजट आएगा, केंद्रीय बजट, तो उसमें भी कुछ ट्विस्ट होगा दिल्ली को लेकर। तो मैं अपना आंकड़ा देने से अभी बच रहा हूं। अभी 2-4 दिन और दूंगा आपसे, लेकिन हालांकि पहले दे दूंगा, मैंने वादा किया है। लेकिन अगर आप चुनाव हो जाए, अगर आज मान लीजिए चुनाव हो गया होता, तब कितने सीट आप देते पार्टियों को? तो सरकार तो आज भी बन रही है, जो जैसा अनुमान सब लोग लगा रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि आज भी एज जो है आम आदमी पार्टी के पास है। हालांकि उसकी सीटों की संख्या बहुत घट रही है मनीष जी। बीजेपी की सीट्स की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन वो जो मैजिकल नंबर जिसको बोलते हैं मेजोरिटी मार्क्स, 36 का आंकड़ा बीजेपी पार करता हुआ नहीं दिख रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है 36 को पार कर गई है, लेकिन 40 के आसपास ही है। तो मतलब तो एक इलेक्शन तो के एक दिन बात कभी आप समझना चाहेंगे अमित जी, 70 का विधानसभा सीट है, 70 विधानसभा सीट है, आप 36 से 40 के बीच आम आदमी पार्टी को रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए अपर एज लेते हैं तो 40 सीट होता है, तो 30 ही सीट बचता है फिर। तो 30 सीट तो बहुत बड़ी छलांग हो जाएगी। बीजेपी के पास तो सिर्फ 8 ही विधायक थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो ऐसा ही अनुमान लग रहा है मनीष जी। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी छलांग तो जरूर 2 गुना 3 गुना तक जाएगी। अभी 8 का अगर फिगर करेंगे तो 2 गुना 3 गुना तक तो जाएगी। लेकिन दूसरा ये भी माना जा रहा है कि 22-23 सीट ऐसा है दिल्ली में मनीष जी, जिसको बीजेपी कभी जीत नहीं सकती है। वो शीला दीक्षित के जमाने से चली आ रही है और अभी आम आदमी पार्टी के समय में भी यही है। तो 25 सीट के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसको जीतना बीजेपी के लिए कम से कम असंभव है। तो इसलिए अगर 30 का फिगर जा रहा है तो ये बहुत बड़ा फिगर है मनीष जी। और आपको याद होगा कि जो 2015 का जो चुनाव हुआ था दिल्ली में, तो उसमें बीजेपी को करीब यही 34 सीट मिली थी। तो वो तो माने बीजेपी कि का अब तक का बेस्ट 25 परफॉर्मेंस सीट बीजेपी नहीं लड़ पा रही है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो तो बचा कितना, 45 सीट बचा। तो 45 सीट में 30 सीट जीतते हुए दिखाई पड़ रही है बीजेपी, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल। अगर आप उसको उस तरह से अगर माइनस करके देखेंगे तो सही बोल रहे हैं आप। लेकिन ओवरऑल की भी बात करें तो हम लोग ऐसा माना जाता है कि 20-25 सीट जो है एकदम बिल्कुल बीजेपी वहां जल्दी उसके लिए जीत पाना लगभग असंभव है। ये 15 साल शीला दीक्षित के शासनकाल में भी देखा गया है और 12 साल जो 3 इलेक्शन में इसको काउंट करता हूँ आम आदमी पार्टी का, जिसमें 12 ही साल माना जाए, तो इन 12 साल के इलेक्शन में भी देखा गया है कि बीजेपी के लिए वो जो 25 सीट है, 22 से 25 सीट ऐसी है जिसका डेमोग्राफी ऐसा है जो बीजेपी को सूट नहीं करता है और उसमें जीत पाना बीजेपी के लिए लगभग असंभव है। और तो इसलिए बीजेपी के लिए ये बहुत आपने बड़ी इशारा है। कर दिया, डेमोग्राफी वाली बात करके आपने इशारा कर दिया है। तो हमें ऐसा लगता है कि मुस्तफाबाद जैसे विधानसभा सीट को भी आप उस 25 सीट में मान रहे होंगे, लेकिन मुस्तफाबाद में
अमित जी, ये दो तरफा नहीं, तीन तरफा नहीं, चौतरफा चुनाव वहां पर हो रहा है। एएमआईएम भी है, और चौतरफे चुनाव में तो बीजेपी को फायदा होता है, और मुस्तफाबाद सीट बीजेपी एक बार जीती भी हुई है, 2013 के विधानसभा में चुनाव जीती हुई है। ये बिल्कुल सही बात है मनीष जी, इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं। क्या है कि हम बीजेपी तो चाहती है कि अगर आइडियल लड़ाई हो तो ट्रायंगुलर फाइट दिल्ली के हर एक विधानसभा में हो, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ अल्पसंख्यक 5 से 7 सीट ऐसा है, लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस वहां बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसमें भी जो जानकार बताते हैं या जब बातचीत होगी तो आपको लगेगा कि नहीं, वो 5 से 7 सीट में भी 2 से 3 सीट ही लोग मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस इस पे दिलचस्प लड़ाई लड़ रही है। तो 2-3 सीट ही ऐसा है जहां ट्रायंगुलर होगा, बाकी जगह ज्यादातर आप मान कर चले कि डायरेक्ट लड़ाई है, बाइपोलर इलेक्शन है। और ये आमने सामने है अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी, चूंकि बीजेपी का तो चेहरा भी नहीं है दिल्ली में। और ये एक बहुत बड़ी परेशानी है मनीष जी, बीजेपी को ये समझ में नहीं आ रही है कभी, या आज तक यहाँ के चेहरा देकर फायदा है कि चेहरा ना देने का फायदा है। ये सब द्वंद है जनता के मन में मनीष जी। जी, लड्डू खाएं लड्डू नहीं खाएं, बहुत समस्या है बीजेपी के लिए दिल्ली के अंदर में, कि लड्डू खा करके जाएं कि लड्डू नहीं खा करके जाएं। खा के जाते हैं तब भी हारते हैं, नहीं खा के जाते हैं तब भी हारते हैं। किरण बेदी को दिया, हर्षवर्धन को दिया, विजय कुमार मल्होत्रा को बनाया, पता नहीं क्या क्या कर दिए। सब कुछ चेहरा तो दिया ही था, लेकिन पिछला विधानसभा चुनाव में चेहरा नहीं दिया तब भी हार गए। तो कोई खासा फर्क पड़ता नहीं है, चेहरा दें नहीं दें दिल्ली के चुनाव में। लेकिन उड़ीसा का विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव, त्रिपुरा का विधानसभा चुनाव जो बीजेपी ने जीता था, बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरा को दिए हुए ही जीता था। और महाराष्ट्र में भी ये नहीं मालूम था कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है। हरियाणा में भी अभी स्पष्ट रूप से नहीं मालूम था कि सैनी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन बीच में अमित जी, हमें ये बता देना चाहिए कि जो राजस्थान का जो सट्टा बाजार है वो कितना कितना सीट आम आदमी पार्टी और बीजेपी को दे रहा है। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि आज के तारीख में जो राजस्थान का सट्टा बाजार है वह ऊपर नीचे होता रहता है। वो अमूमन 38 से 40 सीट आम आदमी पार्टी को दे रहा है, और 30 से 32 सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है, और कांग्रेस को खाता खुलता हुआ नहीं दिखा रहा है। वो सट्टा बाजार की कहानी है, वहां पर उलटफेर चलता रहेगा। तो क्या ये जो राजस्थान वाली जो सट्टा बाजार की जो आंकड़े हैं, ये क्या तर्क संगत आपको लग रहा है? जो जमीनी हकीकत है, आप चूंकि ग्राउंड पर काफी घूमते रहते हैं, आपने कई लोगों से संवाद भी किया है चुनाव के क्रम में, तो क्या आपको ये तर्क संगत लग रहा है? आप भरोसा कर सकते हैं इस आंकड़े पर? नहीं मनीष जी, नंबर के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ ट्रेंड सही है। ट्रेंड में है कि आम आदमी सभी वर्तमान में है, ये सीट उसकी कम हो रही है। और दूसरा जो सच है कि 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी है, उसकी सीटों में इजाफा हो रहा है। ये दोनों सच है मनीष जी। ये बढ़ के कहां तक जाता है, पीछे कहां तक लुढ़कता है आम आदमी पार्टी का फिगर, ये देखने वाली बात है। लेकिन आज भी सब लोग कहीं ना कहीं दबी जुबान या जो उनका एक्सपीरियंस है वो मान के चल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास एज है। चूंकि फ्रीबीज की जो राजनीति है उसके जनक कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल हैं और आम आदमी पार्टी है। हालांकि इस चुनाव में तीनों पार्टीज, तीनों जो है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, फ्रीबीज के में दिल्ली के जनता से वादा करने में कोई पीछे नहीं रहना चाहता है। अब तो सबका मैनिफेस्टो सामने आ गया है मनीष जी, और सबके वादे बहुत लुभावने हैं और आसपास ही हैं। करीब करीब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो करीब करीब मिलते जुलते सबके जो वादे हैं वो वही है। तो अब फ्रीबीज की राजनीति के साथ साथ और भी कई चीजें मैटर करेंगी, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी जो 10 ही साल मानिए, 12 साल मानिए अरविंद केजरीवाल का, वो एक फैक्टर है कहीं ना कहीं। हाँ, वो बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है इस बार, जो कि पिछले चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी से उनको जीत पा गए थे। तो इसका दो कारण है, चूंकि रेवड़ी की राजनीति में तीनों ही पार्टी शामिल हो गए हैं, और हम ये कह सकते हैं कि हमाम में सभी नंगे हैं। वो वाली स्थिति दिल्ली की राजनीति में हो गई है, क्योंकि एक प्रतिस्पर्धा बन चुकी है कि रेवड़ी कौन ज्यादा अधिक दे। लेकिन हम इस पर चर्चा बाद में करेंगे अमित जी। दर्शक ये सोचते होंगे कि हम लोग कैसे अनुमान लगाते हैं कि कौन पार्टी कितनी सीटें जीत लेंगी। ये मतलब एक कौतूहलता हो सकती है दर्शकों के मन में आए कि जो पत्रकार होते हैं वो इतने दावे से कैसे कहते हैं कि इस चुनाव में इस पार्टी को, फला पार्टी को इतने सीटें आएंगे। ये दावा करने का क्या बेसिस होता है?
तो मैं आपसे भी इसके बारे में आपके विचार जानना चाहूँगा, ताकि दर्शकों को समझ में आए कि हम किस बिनाद पर ये दावा करते हैं, और यह दावा नहीं करते हैं, एक तरह से इंडिकेशन देते हैं। वो हम कभी दावा नहीं करते हैं सट्टा बाज़ार की तरह से कि किसी पार्टी को इतनी सीटें आएँगी। उदाहरण के तौर पर ये जब हम देखते हैं स्थिति कि आम आदमी पार्टी ने 2025 के विधानसभा चुनाव दिल्ली में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 22 टर्नकोट उतारे हैं अपने उम्मीदवार। 22 उम्मीदवार जो आम आदमी पार्टी के इस चुनाव में लड़ रहे हैं, उनका वास्ता इतिहास में या तो कांग्रेस से रहा है या बीजेपी से रहा है। तो ऐसी पार्टी जो वैकल्पिक राजनीति की बात करते हुए भारतीय राजनीति के पृष्ठभूमि पर उभरी थी, अगर वो 70 में से 22 अपने उम्मीदवार बीजेपी और कांग्रेस के उतारे, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये चुनाव मुश्किल है, मुश्किल में फंस चुकी है पार्टी, आसान नहीं है। दूसरा बात यह है कि इनके जो शीर्ष के नेतृत्व हैं, बहुत लंबे अंतराल तक जेल में रहे हैं। ना तो उनका जनता से संवाद हो पाया है, ना ही पार्टी के कार्यकर्ता से संवाद हो पाया है। ऐसे स्थिति में उनको भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि इस चुनाव में वो क्या कर पाएंगे। अमित जी, आप जरा बताएं कि कैसे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या किस तरफ हवा चल रही है। नहीं मनीष जी, आप सही बोल रहे हैं। दूसरा इसमें क्या है कि हम लोग का ज्यादा से ज्यादा लोगों से हर सेक्शन से इंटरेक्शन होता है ग्राउंड पर, और वो डायरेक्ट इंटरेक्शंस नहीं होता है। अगर आप डायरेक्ट किसी से पूछेंगे कि आप किसको वोट दे रहे हैं, तो आपको सही उत्तर नहीं मिलेगा। तो आप ना वो कुछ कुछ मुद्दों के आधार पर आप उनकी राय लेते हैं। अच्छा, ये हर तरह के वर्ग विशेष में ये बातें होती हैं। अगर आप झुग्गी झोपड़ी में भी जाते हैं, आप जो फ्लुएंट क्लास है उनके बीच में भी बैठते हैं, ये आप जेंडर के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं, महिलाओं से भी बात करते हैं, पुरुषों से भी बात करते हैं, बुजुर्गों से भी बात करते हैं। इसके साथ तो कोशिश यही होती है कि हर छात्रों से भी बात की जाए, तो हर तरह का क्लासिफिकेशन को कर लिया जाए, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन हो। दूसरा, जब आप राजनीतिक पार्टी के साथ अगर आपका इंटरेक्शन होता है, या उनके साथ या उनके चुनाव प्रचार में अगर आप थोड़ा समय व्यतीत करते हैं, तो उसमें भी आपको, चूंकि हम लोग ऑब्जर्वर होते हैं, हम लोग का काम है कि ध्यान से देखते रहना, हर लोगों का रिएक्शन देखना, हर लोगों का, और फिर बाद में प्रतिक्रिया भी। अगर उनका प्रचार आगे बढ़ गया और हम लोग पीछे छूट गए, तो हम लोग कुछ कुछ प्रतिक्रिया भी देखते हैं लोगों का, क्या है उफान, कितने गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं, कितना उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो हर एक चीज से कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलता है मनीष जी। दूसरा, जैसी आप बात बोल रहे थे, जब टिकट वितरण होता है पार्टी का, सिटिंग में आप कितने कैंडिडेट को चेंज कर रहे हो, बहुत मैटर कर रहा है। अगर वो बागी हो रहे हैं तो उसका मैटर करता है। फिर आप अपने रूठे को मनाते हो, उनका क्या रिएक्शन है वो मैटर करता है। और आपका चुनावी मैनेजमेंट, वो भी बहुत मैटर करता है। तो हर चीज हम लोग नजदीक से देखते हैं, यही सब कुछ आधार है। और लगातार चूंकि वर्षों से कई इलेक्शंस हम लोगों ने देखा है, तो कुछ ना कुछ इंडिकेशंस मिल जाता है। कई इलेक्शंस में हमने गलती किया है, कहीं कुछ कुछ, तो उन गलतियों से भी हम सीखते हैं। तो जो हम लोग बात करते हैं कि अनुभव से लोग सीखता है, तो वो पत्रकारों के केस में भी है कि जितना लंबा आपका चुनावी इन कार्यक्रमों को कवर करने का आपका अनुभव होगा, उतना सटीक आपका अनुमान होगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि चुनाव के मामले में माना जाता है कि लास्ट का 24 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है चुनावी मैनेजमेंट, और हर कैंडिडेट का अपना रिएक्शन। आप देखेंगे कभी कभी कोई कैंडिडेट अचानक से विवाद में आ जाता है, जैसे अमानतुल्लाह खान अभी विवाद में है, तो उसका क्या असर होगा। तो चूंकि बहुत क्लोज इलेक्शन होता है मनीष जी, आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये विधानसभा चुनाव में कोई लाखों लाख वोट से जीत रहा है या हार रहा है। तो कुछ सैकड़ों में भी जीत हार होती है। तो कुछ सैकड़ों में जब जीत हार होती है, तो थोड़ा थोड़ा प्रतिक्रिया, और जो लास्ट जो कैंडिडेट जो डायरेक्ट लड़ रहा होता है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उसका वर्ताव, उसका व्यवहार अपने लोगों से कैसा है, वो कितना समय दे रहा है, कितना वो अपना नजदीकी मैनेजमेंट उसका कैसा चल रहा है। तो बहुत सारा फैक्टर्स है, इन सबको देखकर, उसका बॉडी लैंग्वेज देखकर पता चलने लगता है मनीष जी कि इलेक्शंस किस तरफ जा रहा है। अगर आप देखेंगे जो खास जीतने वाला कैंडिडेट है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना जिसका ऊपर चला जाता है, तो फिर ये क्रिकेट मैच की तरह है, जिस तरफ चला गया वेव, वो फिर वो टीम आगे निकल जाएगा। ऐसा ही है मनीष जी। बिल्कुल, आपने विस्तार से बहुत अच्छे ढंग से बताया। लेकिन अमित जी, हम अपने दर्शकों के लिए ये एक बताना चाहेंगे कि
कांग्रेस कैंप में क्या सोचा जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कैंप में क्या सोचा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कैंप में क्या सोचा जा रहा है। तो कांग्रेस के कैंप में क्या सोचा जा रहा है मैं बता देता हूं, और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के कैंप में क्या विचारें चल रही हैं, क्या सोच चल रही है, वो आप बताइएगा। तो कांग्रेस के एक शीर्ष के नेतृत्व में से किसी एक से मेरी कल रात को बात हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कितने सीटों पर आपने अपनी शक्ति को लगा रखा है और कितने सीटों का उम्मीद है। तो उन्होंने बड़े ईमानदारी से बताया कि तकरीबन 15 सीट को हमने चुना है जहां की हमने पूरी अपनी शक्ति लगा रखी है और उन 15 सीटों पर ही हमारा जोर रहेगा। और कहीं ना कहीं हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर हमारा खाता खुल जाए, 2 सीट 3 सीट अगर हम जीत जाएं तो हमारे लिए बहुत मनोबल बढ़ाने वाली स्थिति होगी और हम अगले चुनाव का इसके वजूद पर तैयारी कर पाएंगे। तो सब मिलाकर के 15 सीट पर अमित जी कांग्रेस फोकस कर रहा है। तो ये आप ये मान के चलें कि 55 जो विधानसभा सीट है वहां पर आम आदमी पार्टी का वोट नहीं काटने वाली है कांग्रेस। नहीं, सही बोल रहे हैं मनीष जी, लेकिन नहीं, फिर भी क्या होता है कि जब आपकी पार्टी हर जगह लड़ रही है तो 5% तो पिछले बार भी एवरेज था मनीष जी। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, बहुत क्लोज चुनाव होता है, जहां मान लिया जो 5% है और वहां सैकड़ों में अगर बात आ जाएगी तो 5% भी मैटर करेगा ना। इसीलिए तो आप देखेंगे कि जब चुनावी गणित, जब चुनावी विषाद बिछाई जाती है तो कई जो जो ये सब राष्ट्रीय दल हैं और जो रीजनल पार्टीज हैं, ये कई समीकरण को बैठाने के लिए कई निर्दलीय प्रत्याशियों को भी चुनावी मैदान में खड़ा करते हैं और उसको स्पॉन्सरशिप करते हैं। तो वो यही मैनेजमेंट होता है मनीष जी, कि मान लिया वहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कोई पंजाबी कैंडिडेट है और मान लिया बीजेपी कोई बनिया कैंडिडेट को दिया है, तो बीजेपी चाहेगा कि एक दो पंजाबी और कैंडिडेट को मैं स्पॉन्सर कर दूं, या तो हम नाम मिलता जुलता हो या वो किसी दूसरे तरह से वहां पे प्रसिद्धि पाया हुआ हो। तो इस तरह से तो ये तो इसी को तो चुनावी मैनेजमेंट कहते हैं मनीष जी, कि आपको पहले और जो 24/7 जो राजनीति करते हैं हर क्षेत्र के हिसाब से उनके पास आजकल तो मशीनरी बहुत स्टैंडर्ड का है। चाहे वो पिछले कई महीने पहले से वहां चुनावी सर्वे हर राजनीतिक पार्टी कैंडिडेट्स के नाम पे करते हैं, बाकी दूसरे कैंडिडेट्स को लेके करते हैं, दूसरे पार्टियों के सब कैंडिडेट्स को लेके किया जाता है। तो उनको ये सब अनुमान मिल जाता है कि मेरे कैंडिडेट्स का बेस वोट इतना है और इस तरह की जाति को देंगे तो इतना बढ़ेगा, और अगर दूसरा इसको देगा तो उसके काट में हमको इनको खड़ा करना है। तो आप बताइए, एवरेज एक सीट पे कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर एक सीट पे अगर मान लीजिए 15 या 10 ही कैंडिडेट को अगर आप 600 कुछ हैं, अगर आप पूरा आंकड़ा देखेंगे तो 10 का एवरेज है दिल्ली में, 700 के आसपास कैंडिडेट टोटल लड़ रहे हैं। तो अगर 10 का अनुमान है मनीष जी और 10 में 2 को आप मुख्य मान लें, तो बाकी 8 अगर आपका 2-2 हजार 3-3 हजार का भी एवरेज लेंगे तो 15-20 हजार वोट अगर इधर उधर चला जाएगा तो उस पर मैटर करेगा मनीष जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और चुनाव में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित जी, हम लंबा नहीं चाहते हैं डिस्कशन करना, बस आखिर में आप बता दें कि आम आदमी पार्टी में क्या आंकड़ों, सीट के आंकड़ों के बारे में बातें चल रही है और बीजेपी के अंदर क्या चल रही है। आम आदमी पार्टी मनीष जी कहीं ना कहीं, हालांकि जो उनके नेताओं से अगर आप बात करेंगे तो लोग अभी भी 50+ के आसपास बोलते हैं, वो भी मान रहे हैं कि उनकी सीटें घटेंगी। हाँ, उनकी सीटें घटने की बात वो भी मान रहे हैं, लेकिन वो मान रहे हैं कि अभी भी 50+ के आसपास उनको सीट मिलता हुआ वो दावा कर रहे हैं। और बीजेपी का जहां तक अनुमान है, बीजेपी भी कहीं भी, बीजेपी के नेता से अगर आप बात करेंगे तो वो सरकार बनाते हुए वाली बात वो नहीं करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि 30 का आंकड़ा तो पार कर जाएंगे। लास्ट 5-6 दिन में क्या होता है, अभी योगी जी का और भी कई सभा होना बाकी था, हालांकि कुंभ के बाद अगर कुछ उनका बदली होता है चुनाव प्रचार का अभियान तो मुझे जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री का भी एक सवाल खड़ा होता है अमित जी कि अगर आम आदमी पार्टी सिमट जाती है 40 के आसपास, +-2 हम मान लेते हैं, और बीजेपी आ जाती है 30 के आसपास, +-2 मान लेते हैं, तब मैं समझता हूं कि दिल्ली में अस्थिर सरकार नहीं होगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाएगी और तोड़ फोड़ की संभावना हो सकती है, विधायक भाग सकते हैं, सरकार बदल सकती है। नहीं, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी तब 40 के आसपास आंकड़ा होगा और अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट पर जीतेंगे कि नहीं। अगर आप किसी से भी बात कीजिएगा तो वो नई दिल्ली का सीट सबसे दिलचस्प है, जिसका अनुमान कोई नहीं लगा पा रहा है।
क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपनी तीनों लड़ाई जो लड़े हैं नई दिल्ली से जबरदस्त लड़ाई लड़े हैं, और उसमें शीला दीक्षित को उन्होंने मात दिया था पहले इलेक्शन में, आपको पता होगा। इसलिए अगर कोई बोलेगा भी आपको कि या तो बीजेपी के ये प्रवेश वर्मा जीत रहे हैं, या आपको कोई बोलेगा संदीप दीक्षित भी लड़ाई में है, तब भी जल्दी कोई विश्वास, जब तक रिजल्ट आप 8 तारीख को नहीं देख लेंगे तो जो राजनीति का छात्र है वो जल्दी नहीं मानेगा कि अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। ये एक ऐसा सीट है, इस पे कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। और लेकिन अगर मैं वो बोल रहा हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए और तब 40 के आसपास आंकड़ा हो, तब तो मनीष जी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे भी और अरविंद केजरीवाल के जीतने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ही दोबारा सीएम बनेंगे, ये इस पर अभी भी सस्पेंस है। अरविंद केजरीवाल जो भी क्लेम करें, लेकिन इस पर सस्पेंस है, और उसके बाद बहुत कुछ यहाँ की राजनीति में छुपा हुआ है। तो लब्बो लबाब यह है कि दिल्ली की राजनीति बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। अगर एक तरफा मैंडेट आ गया तब तो कहानी अलग है, उसके बाद भी संभावनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का सट्टा बाजार इंडिकेट कर रहा है आंकड़ा, अगर वो आंकड़ा हुआ तो दिल्ली में 5 साल ये सरकार कोई भी जिसकी बनेगी वो चलेगी नहीं। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, तोड़फोड़ होगी, और तोड़फोड़ की राजनीति में राजनीतिक अस्थिरता आएगी, यह निश्चित है। इसे आप मान लें, क्योंकि जिस तरह का हमने मध्य प्रदेश और कर्नाटक में राजनीतिक घटनाक्रम को देखा है, तो उससे हमें ऐसा लगता है कि राजनीतिक अस्थिरता, अगर आम आदमी पार्टी को 50 से कम सीटें मिली तो दिल्ली में आ सकती हैं। अमित जी, आपने दर्शकों से हम निवेदन ये भी कर देते हैं कि अपने विचार आप क्या सोच रहे हैं, कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेंगी, लिख के बताइए। क्यों मिलेंगी आप ये भी लिख के बताइए, और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ साझा भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अमित जी का न्यूज पिकल चैनल है, जहाँ की राजनीतिक चर्चा बड़ी जबरदस्त होती है, उसे भी आप देखें, वॉच करें और सब्सक्राइब करें। अमित जी, आपका